हाँ, तो अब हमारे पास क्या आ गया है कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो ऑफ आई एप्सिलॉन इज इक्वल टू फाई ऑफ जीरो, ये आ गया। अब इसके बाद में यदि तुम देखो जो फाई ऑफ जीरो है वो होता क्या है, एक्शन ऑफ डेल ऑन फाई। सो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो क्या ये मैंने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है? तो यस, दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब डेल फंक्शनल की डेफिनेशन ही है और ये उसको लिखने का शॉर्टकट है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डेल एक्स है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो डेल एप्सिलॉन ऑफ एक्स। वैसा करने से क्या होगा कि जो इंटीग्रल बनेगा वो बिल्कुल यही बनेगा, बस उसमें लिमिट अंदर आ जाएगी। तो देखते हैं वो कैसा होता है। ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पर, इसका वैल्यू ये है। यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि जो लिमिट बाहर रहती है उसका वैल्यू फाई ऑफ जीरो आ जाता है, और ये मतलब यहाँ पर मैंने बीच में ऐसा कुछ रिजल्ट यूज नहीं करा है कि जो एरिया अंडर डेल एक्स होता है वो वन होता है, ऐसा कुछ रिजल्ट मुझे यूज करना ही नहीं पड़ा जिस केस में लिमिट बाहर होती है। बट जिस केस में लिमिट अंदर रहती है उसमें यदि तुम इवेल्युएट करने की कोशिश करो इस इंटीग्रल को तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। एक बार इसके इक्वल आ गया तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें ग्राफ से बताया था कि इसका वैल्यू फाई ऑफ जीरो इंटू डेल एक्स होता है, तो फाई ऑफ जीरो बाहर आ जाएगा। जैसे ही फाई ऑफ जीरो बाहर आएगा वैसे ही क्या एक्सप्रेशन बनेगा, फाई जीरो इंटू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स, ये बन रहा है। मतलब ऐसा कब हो रहा है, जब हम जो लिमिट अंदर रहती है उस वाले केस को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस केस में बाहर रहती है उसमें तुम्हें इस तरह की चीज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यदि जिस केस में लिमिट अंदर रहती है उसमें तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को तुम कैसे निकालोगे? पुराना कैलकुलस का यूज करके। पुराना कैलकुलस कहता है कि ये जो है ये एरिया अंडर कर्व है। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं? रीमान सम से निकालते हैं कि कोई फंक्शन है ए से बी में, तुम्हें उसका एरिया चाहिए तो तुम उसे रेक्टेंगल्स में तोड़ दो। इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में तोड़ने के बाद तुम उनकी विड्थ का लिमिट जीरो ले लो और वहां से एरिया कैलकुलेट कर लो, ये होता है रीमान सम। तो यदि तुम जो रीमान सम है उसे डेल एक्स के ग्राफ पर लगाओगे तो क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पर तो कोई वर्टिकल स्ट्रिप्स बनेगी ही नहीं, यहाँ सब जीरो हो जाएगा, और जो एक स्ट्रिप बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। बट वो जो स्ट्रिप है उसकी विड्थ इतनी कम होगी कि तुम उसका एक स्ट्रिप का एरिया नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये अलाउड होता है। तो जैसे ही तुम इसका एरिया नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ से एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि तुमने एक्शन को इंटीग्रेशन के शॉर्टकट में लिखा और उसमें तुमने लिमिट अंदर रखी और फिर थोड़ा सॉल्व करा तो ऐसा कुछ आया, या फिर जो लिमिट अंदर थी उसको ऐसे लिखा और सॉल्व करा तो ऐसे आया। तो जो जीरो आ रहा था तुम्हारा वो पुराने कैलकुलस की वजह से आ रहा था। ओल्ड कैलकुलस का मतलब जिसमें रीमान सम वगैरह लगाते हैं उसको मैं थोड़ी देर के लिए ओल्ड कैलकुलस बोल रहा हूँ। तो अब ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है इसको दूर कैसे हटाएं? इसको दूर हटाने का एक तरीका क्या हो गया कि तुमने यहाँ पर जो इक्वालिटी लिखी है ये तो हमेशा सही है, इसको मैं ट्रू बोल रहा हूँ, बट तुम जो लिमिट अंदर डाल रहे हो उसको अनइक्वल कर दो, इसको हटा दो। यही सारी प्रॉब्लम आ रही थी इससे। इसकी जगह तुम जो लिमिट है उसे बाहर ही लिख रहने दो। उससे क्या होगा कि हमेशा फाई ऑफ जीरो आएगा, जीरो आएगा ही नहीं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यदि तुम्हें लिमिट अंदर रखना ही है तो जो तुम्हारा पुराना कैलकुलस है उसमें थोड़े से चेंजेस कर दो। चेंजेस क्या कर दो, पुराने कैलकुलस में ऐसा बोल दो कि कभी भी डेल जैसा ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस केस में एज ए एक्सेप्शन तुम इस एरिया को वन ले लेना। मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, जो डेल एक्स जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको तुम पुराने कैलकुलस से मॉडल नहीं कर पा रहे हो, पुराना कैलकुलस जिनके लिए इनकेपेबल है, उनके लिए तुम कैलकुलस की थ्योरी को जनरलाइज कर रहे हो, इसलिए इन तरह के ऑब्जेक्ट्स को जनरलाइज्ड फंक्शंस भी बोलते हैं। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, फाई ऑफ जीरो इंटू वन आ जाएगा, बिकॉज वी डिफाइंड दिस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल एक्स डी एक्स टू बी वन। आ तो ये जीरो रहा था बट हमने इसे
जो डेल एक्स का एक्शन होता है फाई पर, उससे मैच कराने के लिए, जो पॉइंट इवेल्यूएशन का एक्शन होता है उससे मैच कराने के लिए इसे 1 बनाना पड़ा। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं वेयर इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल एक्स डी एक्स इज डिफाइंड एज 1। यहाँ पर मैंने जो ओल्ड कैलकुलस था उसकी वजह से जो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी उसके दो सॉल्यूशन बताए थे तुम्हें। एक तो तुम क्या करो, ऐसा जुगाड़ लगा दो कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम हमेशा लिमिट बाहर करके ही लिखेंगे। एक या तो ये कर दो, उसमें तुम्हें जो एरिया वन है वो वाली इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करना पड़ेगा। बट यदि तुम ऐसे सोचो कि डेल एक्स तो यहाँ पर ऐसा है और ऐसे ही मैं लिमिट को अंदर थोड़ी ले जा सकता हूँ या फिर बाहर ला सकता हूँ, लिमिट को अंदर बाहर मूव करना इलीगल है, ये मैं बता चुका हूँ। तो यदि तुम डेल एक्स को डायरेक्ट अंदर लिमिट रख के सब्सटीट्यूट करो तो उस केस में तुम फंस कहाँ रहे थे, यहाँ फंस रहे थे कि तुम्हारा ओल्ड कैलकुलस ब्रेक हो रहा था। तो हम चाहते थे कि जो कैलकुलस है वो भी सही रहे और जो एक्शन को मैंने फाई ऑफ जीरो डिफाइन करा है वो भी सही रहे। तो उसके लिए हमने कैलकुलस को एक तरीके से जनरलाइज कर दिया था कि जो डेल एक्स जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, उनको तुम थोड़ा अलग तरह से हैंडल करो। एंड इस वजह से मुझे इस इंटीग्रल को 1 डिफाइन करना पड़ा था। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसका वैल्यू फाई ऑफ जीरो होता है और ये एक फैक्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो लिमिट है उसे बाहर ही रहने देते हैं। मतलब जो लिमिट बाहर है उसको तुम एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हो, डेल एक्स कॉमा फाई एक्स। मतलब इसको लिखने का एक बेटर शॉर्टकट ये है कि लिमिट बाहर रखो। बट यदि तुम लिमिट अंदर रखते हो तो उस केस में तुम्हें इसका एरिया को 1 लेना पड़ेगा, ये वाली बात याद रखना, वहां पर रीमान कैलकुलस मत लगा देना। अच्छा, अब हमने जैसे ही इस एरिया को 1 डिफाइन करा वैसे ही एक इनकंसिस्टेंसी आ गई। जैसे ही तुमने इसे 1 डिफाइन करा उससे एक इनकंसिस्टेंसी आ गई। क्या इनकंसिस्टेंसी आई कि तुम डेल एक्स को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये फाई एक्स बोल दो। तो इसका मतलब क्या है, तुम इफेक्टिवली ये कह रहे हो कि डेल एक्स का एक्शन 1 पर 1 होता है। तो किसी को ये सही लग सकता है, क्यों सही लग सकता है, क्योंकि 1 को तुम फाई एक्स मान लो और यहाँ पर फाई जीरो लिखा है, फाई जीरो भी 1 हो जाएगा यदि फाई एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है तो। बट दिक्कत ये है कि जो फाई एक्स है वो होता तो टेस्ट फंक्शन है। टेस्ट फंक्शन होता है इसका क्या मतलब है, उसका एक कॉम्पैक्ट सपोर्ट होना चाहिए और वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो 1 इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, बट यदि तुम y बराबर 1 को ड्रॉ करोगे तो वो आता तो कुछ ऐसा है। तो क्या तुम ऐसा सेट ढूंढ सकते हो जिसके अंदर ही ये केवल नॉन जीरो और बाहर जीरो, मतलब क्या तुम y बराबर 1 का कॉम्पैक्ट सपोर्ट बता सकते हो मुझे? तो तुम नहीं बता सकते। इसका मतलब फाई ऑफ एक्स बराबर 1 जो है वो वैलिड टेस्ट फंक्शन नहीं है। बट एक्शंस जो है वो केवल टेस्ट फंक्शंस पर डिफाइन होती है। तो इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे दूर करोगे? तो कोई भी तुम्हें ये स्टेटमेंट बोलता है कि डेल एक्स का एक्शन 1 पर 1 है, तो वो गलत स्टेटमेंट है पहली बात, क्योंकि हमने बताया 1 टेस्ट फंक्शन नहीं है। बट यदि फिर तुमसे ऐसा बोला जाए कि यदि मैं इसे शॉर्टकट वाले तरीके से लिखूं तो ये बन जाएगा, और अब तुम इससे भाग नहीं सकते, इसको तो हमने 1 ही डिफाइन करा है, इसका मतलब यहाँ भी बनाना चाहिए। तो तुम इस इनकंसिस्टेंसी को हटा कैसे सकते हो? तुम 1 का यूज ही मत करो। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो 1 कर रहा है, तो एक बार तुम y बराबर 1 का ग्राफ देखो। कुछ ऐसा होता है y बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, 1 क्लियरली जो है टेस्ट फंक्शन की स्पेस में बिलोंग नहीं करता है, ये बात तो मतलब पता होगी। बट हम जो टेस्ट फंक्शन की स्पेस है उससे कुछ ऐसे टेस्ट फंक्शंस निकालते हैं फाई एन ऑफ एक्स करके, और ये जो फाई एन ऑफ एक्स हैं ये कुछ ऐसे होंगे
सच दैट ये एक इंटरवल में लेटस से -n से लेकर n तक 1 होंगे, और n से लेकर n+1 तक स्मूथली डिक्रीज करेंगे और n+1 के आगे 0 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही कुछ, मतलब जो पाई n है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पाई n का यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसके आगे स्मूथ डिक्रीज है और फिर 0 है। ओके, अब तुम क्या करो, जैसे जैसे पाई n में n बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये दूर जाने लगेंगे, और जो रीजन में ये पाई n 1 दे रहा था वो बढ़ने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने n को बढ़ा दिया तो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो गया। और यदि n इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में पाई इंफिनिटी ऑफ x जो है वो एग्जैक्टली 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ ना कि एक्शन ऑफ डेल एक्स ऑन पाई एन क्या है, पाई एन ऑफ 0 है, और पाई एन ऑफ 0 हमेशा 1 है। चाहे कोई भी n का वैल्यू लो, वो हमेशा x बराबर 0 पर 1 के थ्रू पास करेगा। तो पाई एन ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। मैंने मतलब स्पेस ऑफ टेस्ट फंक्शन से पाई एन को पिक ही ऐसा करा है कि वो x बराबर 0 पर 1 देगा और एक बम्प जैसा दिखने वाला फंक्शन है। अब तुम दोनों तरफ क्या करो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले लो। बाहर बाहर यदि तुम ऐसा करोगे तो 1 में यदि तुम n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो आएगा तो 1 ही। अब जो तुम एक्शन को इंटीग्रेशन से लिखने वाला शॉर्ट, इस केस में यदि तुम लिमिट को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली यहाँ जाकर पाई इंफिनिटी बन जाएगा, और पाई इंफिनिटी एग्जैक्टली 1 होता है। बट 1 तो स्पेस ऑफ टेस्ट फंक्शन में नहीं है, तो तुम लिमिट को अंदर मत ले जाना। तो फिर इस चीज का क्या करें, डेल एक्स का एक्शन 1 पर 1 होता है, इसका क्या करें। इस एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के बराबर लिख देंगे। फिर ऐसा बोल देंगे कि यहाँ तो अंदर टेस्ट फंक्शन ही आ रहा है ना, इसका मतलब यदि तुम चाहते हो कि कांस्टेंट को भी तुम टेस्ट फंक्शन के स्पेस में इंक्लूड कर रहे हो, तो तुम क्या करो, इस लिमिट का यूज कर लो। अच्छा, ये कॉलम लगाकर इक्वल टू लिखना या फिर इक्वल टू के ऊपर डी एफ लिखना बात एक ही है, और इसका ये मतलब होता है कि जो एलएचएस में लिखा है उसका डेफिनेशन आरएचएस में है। और यदि मैंने इसे ऐसे डिफाइन कर दिया, अब तो अंदर टेस्ट फंक्शन ही आ रहा है ना, तो इसलिए ये इनकंसिस्टेंसी ऐसे हटी है। मतलब टेक्निकली तो ऐसे लिखना गलत है, बट हम जो नोटेशन है उसका अब यूज कर रहे हैं, मतलब इलीगली उसे वैसे लिख दे रहे हैं।